नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये हमें एक कोरियाई ड्रामा है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स, उसके सार से मिली है। हाँ, और ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें बड़े महल हो या कुछ असाधारण हो रहा हो। बिल्कुल, ये तो जेजू द्वीप के संतरे के बागानों की कहानी है। आम लोगों की, उनके त्याग की और दशकों तक चलने वाले प्यार की। हमारे पास इसका एक सार है ना? हाँ, एक सार है जिससे हमें कहानी, उसके पात्र और जो मुख्य विचार है उनका अंदाजा लगता है। और आज हम कोशिश करेंगे, मतलब सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस सार के जरिए उन भावनाओं को समझेंगे। बिल्कुल, जैसे प्यार, त्याग और वो सपनों और हकीकत के बीच की जो कश्मकश होती है ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सार प्यार को कैसे दिखाता है असल में। हाँ, वो रोजमर्रा वाला प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1950 में, जेजू द्वीप पर। सार बताता है कि जगह खूबसूरत तो है, पर वहां जिंदगी आसान नहीं है, बहुत चुनौतियां हैं। हाँ, और वहीं हमें दो मुख्य किरदार मिलते हैं, बिल्कुल अलग अलग। पहली है ओसुन। हम्म सार कहता है कि वो बहुत जोशीली है, जिंदा दिल लड़की है और उसके सपने बहुत बड़े हैं, मतलब उस द्वीप से कहीं आगे के। सही, वो कुछ अलग चाहती है, कुछ ज्यादा। और दूसरा है यांग ग्वानसिक। अच्छा। सार उसे दिखाता है एकदम शांत, ठहरा हुआ सा लड़का, कम बोलने वाला, जो अपनी बातें या फीलिंग्स कह लीजिए, वो शब्दों से नहीं अपने काम से जाहिर करता है। ये दोनों का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, हाँ, वो बड़ा दिलचस्प लगता है। वही कहानी के सेंटर में है। हाँ। जैसे दो अलग दुनियाएं मिल रही हों। और सार में जिक्र है कि बचपन में उनकी थोड़ी नोक-झोंक भी चलती थी। हाँ, लेकिन फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, टीनेज में आते हैं, कहानी बदलती है। कहाँ? उन संतरे के बागानों में। हाँ, वही। जेजू द्वीप के संतरे के पेड़, उनके नीचे उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। सारे से बड़ा मासूम लेकिन ताकतवर बताता है। ताकतवर, इंटरेस्टिंग। हाँ, और एक बात और जो सार हाईलाइट करता है, वो ये कि ये प्यार कोई आसान माहौल में नहीं पनप रहा। मतलब उस वक्त जेजू द्वीप पर गरीबी थी, मौके कम थे, समाज का दबाव था, परंपराएं थीं। अच्छा। तो सार इस बात पर जोर देता है कि ऐसे मुश्किल हालात में भी कैसे इतने गहरे इमोशनल रिश्ते बन सकते हैं। हाँ, ये सोचना कि प्यार सिर्फ अच्छी कंडीशन में होता है, ये उसको चैलेंज करता है। बिल्कुल, यहाँ प्यार एक तरह की रेजिलियंस, एक ताकत बन जाता है। सही कहा। और यहीं से वो बात शुरू होती है, सपनों और हकीकत की टक्कर वाली, जिसका सार में काफी जिक्र है। सुन, जिसके इतने बड़े सपने हैं, वो जाहिर है उस द्वीप से उन मुश्किलों से निकलना चाहती हैं। हाँ, उसका मन उड़ना चाहता है। दूसरी तरफ ग्वानसिक है, सार उसे एकदम जमीन से जुड़ा हुआ दिखाता है, जैसे उसकी जड़ें वहीं हों। बिल्कुल। उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने लोगों का ध्यान रखना है, वो ठहरा हुआ है। सार उनके इस फर्क को उनके रिश्ते के लिए बड़ा अहम बताता है। उनके रास्ते अलग अलग दिखते हैं। हाँ, और यहीं उनके प्यार का पहला इम्तिहान आता है। सार बताता है कि एसुन पर समाज का दबाव आता है। किस तरह का दबाव? कि भाई सिर्फ भावनाओं के पीछे मत भागो, जिंदगी में सुरक्षा देखो, स्टेबिलिटी देखो। ये उस टाइम की सोच थी, है ना? हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल होने का दबाव। सही। और इसी के सामने ग्वानसिक का प्रपोजल आता है। सार ये साफ करता है कि ग्वानसिक शायद पैसे वाला नहीं है, लेकिन वो एसुन को वो चीज देने को तैयार है जो शायद सबसे कीमती है, बिना शर्त वाला प्यार, पूरा समर्पण। उसका वादा है साथ निभाने का। तो जहां वो संघर्ष आ जाता है, दिल की सुने या दुनिया की। एग्जैक्टली। सार इसी क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाता है, व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक उम्मीदें। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां कहानी पर्सनल चॉइस के महत्व को दिखाती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, उनकी शादी हो जाती है। हाँ, पर जैसा सार में लिखा है, ये कोई हैप्पीली एवर आफ्टर वाला मोमेंट नहीं है। के बाद उसके अपने सपने पीछे छूट जाते हैं। वो अपने बच्चों के लिए अपनी ख्वाहिशें दबा लेती है। ओह। सार उसके इस अंदरूनी संघर्ष को, उसके त्याग को और कभी-कभी उसके मन में उठने वाले उस सवाल को, काश मैंने कुछ और चुना होता, बड़े ही मानवीय ढंग से दिखाता है। ये कोई मेलोड्रामा नहीं लगता। हाँ, ये तो बहुत रियल लगता है, कहीं औरतों की कहानी जैसी। बिल्कुल। और इस सब में ग्वानसिक का रोल कैसे सामने आता है, वो भी देखने लायक है। हाँ, उसका प्यार कैसा है, वो क्या करता है? उसका प्यार दिखावे वाला नहीं है। सार बताता है कि जब हालात मुश्किल होते हैं, जब एसुन थक जाती है, तो ग्वानसिक चुपचाप उसके साथ खड़ा होता है। जैसे कभी घर की टूटी छत ठीक कर रहा है, कभी बस चुपचाप खाना ला रहा है। उसकी मौजूदगी एक शांत ताकत जैसी है। ये बात सार में उभर कर आती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो सार उठाता है।
ग्वानसिक का प्यार बड़े बड़े जेस्चर्स में नहीं है। सार जोर देता है कि वो रोज के कामों में है, लगातार साथ रहने में है, बिना शिकायत जिम्मेदारी उठाने में है। ये शादी का ज्यादा असलियत वाला रूप है शायद। बिल्कुल, और शायद ज्यादा गहरा भी। सार ये कहता दिखता है कि सच्चा प्यार शायद वो शुरू के जोश से ज्यादा लगातार बहने वाली नदी जैसा होता है, शांत पर गहरा। पार्टनरशिप वाला प्यार। हाँ, पार्टनरशिप और एक दूसरे पर निर्भरता। और फिर वक्त गुजरता है, सारा में कई दशकों के उस सफर पर ले जाता है। हाँ, जवानी की वो चमक वो धीरे धीरे कम होती है, चेहरे पर तजुर्बे की लकीरें आ जाती हैं, झुर्रियां। सार उस जोशीली लड़की एसुन को दिखाता है जो कभी भागना चाहती थी, अब वो एक शांत अनुभवी औरत बन गई है। और उसके साथ वही आदमी है जिसने इतने साल उसका साथ नहीं छोड़ा। कहानी में फिर उनकी बेटी का भी रोल आता है। हाँ, ये एक और अहम मोड़ है। जैसा सार में बताया गया है, उनकी बेटी यांग यू म्योंग जब अपने माँ बाप की जिंदगी को देखती है ना, तो उसे एक नई समझ मिलती है। क्या समझती है वो? सार बताता है कि बेटी महसूस करती है कि उसके माँ बाप की कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी, कोई बड़े सपनों का पीछा नहीं, कोई ग्लैमर वाला रोमांस नहीं। तो फिर क्या थी? वो कहानी थी सहन शक्ति की, चुपचाप किए गए त्याग की, और उस प्यार की जो वक्त के साथ उन जेजू द्वीप के संतरों की तरह ही और मीठा होता गया। अरे वाह, ये संतरे वाला जो मेटाफर है, रूपक, ये सार में इस्तेमाल हुआ है। हाँ, और बहुत खूबसूरती से। ये कितना सही लगता है। बिल्कुल, ये मेटाफर बहुत पावरफुल है। सार इसका इस्तेमाल प्यार को समझाने के लिए करता है। हाँ। जैसे संतरा शुरू में खट्टा हो सकता है, हाँ। लेकिन वक्त और धूप से उसमें मिठास आती है। वैसे ही सार दिखाता है कि एसुन और ग्वानसिक का प्यार भी जिंदगी की मुश्किलों, खट्टे अनुभवों के बावजूद वक्त के साथ और गहरा और मीठा हुआ। तो ये सिर्फ टिका नहीं रहा, बल्कि बेहतर हुआ। एग्जैक्टली। सार इसी पर जोर देता है। ये प्यार की मैच्योरिटी है, ये बदला, विकसित हुआ, मजबूत हुआ। ये प्यार को कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जीती जागती प्रक्रिया की तरह दिखाता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी से, मतलब सार से जो हमें मिला है, उसका निचोड़ निकालें, तो मुख्य संदेश क्या है? प्यार के बारे में क्या कहना चाहता है ये सार? ये साफ है कि ये सिर्फ वो शुरू वाले आकर्षण या जुनून की बात तो नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सार का जो सेंट्रल आइडिया लगता है वो ये है कि प्यार असल में भूख में, गरीबी में, रोज की छोटी मोटी लड़ाइयों में, असहमतियों में, और इन सब के बावजूद सालों तक एक दूसरे को बार बार चुनते रहने में है। चुनते रहना मतलब हर सुबह उठकर ये फैसला करना कि आप इसी इंसान के साथ रहना चाहते हैं, चाहे जो हो जाए। सारे से एक एक्टिव चॉइस की तरह दिखाता है, सिर्फ एक फीलिंग की तरह नहीं। ये तो ऐसा हुआ जैसे जिंदगी आपको चाहे कितने भी खट्टे संतरे दे, हाँ, आप उनमें से मिठास निकालना सीख लेते हैं। सार शायद इसी को प्यार का असली रूप कह रहा है। निश्चित रूप से। और शायद यही वो सबसे गहरा, सबसे टिकाऊ प्यार है जिसकी बात सार कर रहा है। वो प्यार जो बाहरी हालात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कामयाब हैं या नहीं, पैसे वाले हैं या नहीं, सही, बल्कि वो अंदर की कमिटमेंट पर, एक दूसरे के लिए इज्जत पर और उस धीरज पर टिका होता है। सार दिखाता है कि ऐसा प्यार जिंदगी के तूफानों में एंकर का काम करता है, आपको बहने नहीं देता। ये चमकदार शायद ना हो। हाँ, चमक दमक वाला नहीं, पर मजबूत और भरोसेमंद। ये कहानी जिस तरह सार में बताई गई है, वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये उन बड़ी फिल्मी प्रेम कहानियों से बहुत अलग है। हाँ, बहुत अलग। ये ज्यादा जमीनी है, ज्यादा पहचानी हुई सी लगती है। लगता है जैसे हमारे आसपास के लोगों की कहानी हो। सही। ये उन लाखों करोड़ों आम जोड़ों की कहानी को इज्जत देती है जिनकी लव स्टोरी शायद कभी लिखी नहीं जाती, जिनके जीवन में रोज महंगे गिफ्ट्स या रोमांटिक वेकेशन नहीं होते, पर सालों का साथ होता है। एक दूसरे के लिए किए गए हजारों छोटे बड़े त्याग होते हैं जो कभी कहे भी नहीं जाते। सारी सी अनकहे प्यार की ताकत दिखा रहा है। बिल्कुल। तो ये चर्चा हमें एक बहुत बेसिक सवाल पर ले आती है जो ये सार पढ़ने के बाद उठता है। असली टिकने वाला प्यार आखिर है क्या? क्या वो शुरू का पैशन है, बड़े सपनों को साथ मिलकर चेज करना है, या फिर वो ग्वानसिक की तरह चुपचाप साथ निभाना है, हर मुश्किल में हाथ थामे रखना, चाहे दुनिया को पता चले या ना चले? ये वाकई एक गहरा सवाल है और इस पर सोचने की जरूरत है। सार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब जिंदगी सच में हमें चैलेंज करती है, जब मुश्किलें आती हैं, सपने टूटते हैं, तो कौन सा प्यार हमें असल में संभालता है? हाँ। वो जो दूर के तारे जैसा चमकता है, या वो जो एक मजबूत पेड़ की तरह
चुपचाप हमें छाया और सहारा देता है। कहानी का सार तो दूसरे वाले की तरफ इशारा करता लगता है। हाँ, लगता तो यही है। ये एक ऐसा ख्याल है जो इस सार को समझने के बाद जहन में घूमता रहता है। शायद टिकने वाले प्यार की कोई एक परिभाषा है ही नहीं, हर रिश्ते की अपनी सच्चाई होती है। हो सकता है, लेकिन ये कहानी यकीनन उस प्यार का सम्मान करती है जो धीरज रखता है, जो त्याग करता है और जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरकर और कीमती हो जाता है। बिल्कुल। और ये कहानी जैसा सार में है, हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे गहरी और टिकाऊ प्रेम कहानियां सबसे शांत होती हैं। उनकी मिठास धीरे-धीरे महसूस होती है वक्त के साथ, ठीक उन जेजू द्वीप के संतरों की तरह जिन्हें पकने के लिए वक्त भी चाहिए और धूप भी। सही कहा। ये कहानी उसी पके हुए मीठे प्यार का स्वाद हमें देती है। बिल्कुल।